सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 69 69वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 68 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और 93 परिभाषाएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तीनों ये 93 कंप्लीट हो गई। गामादा ग्रहणेश्व विशेषः, ये हमने गत कक्षा में आपको अंतिम परिभाषा पढ़ाई थी। चलिएगा, ओपन कर लीजिएगा। यदि पीडीएफ आपके पास में नहीं है तो आप हमसे ले लीजिएगा। और मित्रों, ये हमारा निःशुल्क अभियान है। इसके लिए हम आपसे बार बार निवेदन करते रहते हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उतना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह कुछ इसमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। आपके सहयोग से ही ये पूरा कार्यक्रम संचालित होता है। हमारे पास में अन्य कोई साधन नहीं है अर्थ को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, चलिएगा। ये अकाउंट नंबर दिया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, इस पर आप सरलता से कर सकते हैं। और ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप अपना सहयोग हमें अवश्य भेजें और व्हाट्सएप पर सूचित भी कर दें। चलिएगा, ये परिभाषा है, इसकी भूमिका आइएगा पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है, ये वृद्धिरादैच इति आ ऐ औ इत्येतेषां त्रयाणां वर्णानां वृद्धि संज्ञा विधीयते। कहते हैं वृद्धिरादैच में हमने पढ़ाया ही था, सबसे पहले तो यही पढ़ा था सूत्र। यहाँ पर क्या आ ऐ औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा कही है। इन तीनों का नाम क्या है? वृद्धि। तदयं संदेहो जायते कारकः ऐतिकायनः औपगवः इत्यादौ पृथक पृथक उदाहरणेषु त्रयोऽपि में संजीभूता वर्णा उपलभ्यन्ते न तो एकस्मिन् उदाहरणे तत् कथम अत्र वृद्धि संज्ञा भवति इति। अब यहाँ पर कोई चिंतनशील व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति शंका कर सकता है कि यहाँ पर संदेह उसको उत्पन्न हो जाता है कि कारकः ऐतिकायन औपगवः। ठीक है, कारका में क्या वृद्धि है? आ, त्रि धातु से उन प्रत्यय करके बनाया था। ऐतिकायन में इतिक शब्द से ई को अवृद्धि कर दी थी हमने। औपगवा में उपगु उपगु ऊ को अवृद्धि किया है। ठीक है, इत्यादि पृथक पृथक उदाहरण, माने आ यहां मिल रहा है, ऐ यहां मिल रहा है, औ यहां मिल रहा है। उदाहरणों में तीनों इमे संजीभूता वर्णा उपलब्ध, माने तीनों वर्ण जो वृद्धि संज्ञा को प्राप्त हुए, प्राप्त होते हैं। न तो एकस्मिन् उदाहरणे, परंतु किसी एक ही उदाहरण में तो ये प्राप्त नहीं होते। कथम अत्र वृद्धि संज्ञा भवती थी, यहां पर इनकी वृद्धि संज्ञा कैसे मानी जाए? क्यों? क्योंकि सूत्र ने तो ये कहा है कि इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात तीनों वर्ण जहां इकट्ठे मिलेंगे वहां पर वृद्धि संज्ञा होगी। परंतु कहीं पर भी तीनों वर्ण इकट्ठे नहीं मिलते, अथवा जहां कहीं मिलेंगे वहां हो जाएगी। पर इनमें कैसे हम कहें वृद्धि जो अलग अलग है? तो कहते हैं तदत्र इमं शंका शंकुम उत्पाटयितुम न्याय सिद्धाम परिभाषाम आह। तब क्या यहां पर इस शंका शंकुम,
शंका, शंका और शंका का जो खूंटा, शंकु, शंकु माने खूंटा बोलते हैं तो शंका का खूंटा को उखाड़ने के लिए, दिमाग में जो शंका रूपी खूंटा आ गया तो उसको उखाड़ के फेंकना है, उस पाठक उखाड़ने के लिए न्याय सिद्धांत परिभाषा आह, इस न्याय सिद्ध परिभाषा को कहते हैं। ठीक है, सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि हमें यहां पर क्या समझना है। कहते हैं प्रत्यवयवम वाक्य परिसमाप्ति, कहते हैं प्रत्यवयम वाक्य परिसमाप्ति, जो वाक्य में शब्द होते हैं उनका क्रिया के साथ में जो संबंध होता है प्रत्येक जो अवयव के साथ में होता है। ठीक है, अभी इसमें और आएगा वाक्यम वाक्यार्थ, वाक्यम का अर्थ है वाक्यार्थ, अवयवम अवयवम प्रति प्रत्यवयवम माने प्रत्येक अवयव हो गया, वाक्यार्थस्य परिसमाप्ति ही वाक्यगतेन प्रत्यवयवेन सह भवति। कहते हैं कि वाक्यार्थ की परिसमाप्ति माने पूरे वाक्य के, माने ये वाक्य माने वाक्य के अर्थ की परिसमाप्ति कहां पर होती है, किसके साथ होती है, परिसमाप्ति माने पूर्णता है, पूर्णता कहां होती है, वाक्यगतेन प्रत्यवयवेन सह भवति, वाक्य में पठित माने वाक्य को प्राप्त हुए जो पद हैं उसमें उन प्रत्यवयवन प्रत्येक अवयव पद रूपी अवयव के साथ में, शब्द रूपी अवयव के साथ में होती है। वाक्येन यत् किमपि विधीयते उद्देश्य विषये यत् किमपि उच्यते तत् प्रत्येकम् उद्देश्य विषये पृथक पृथक एव प्रोच्यमानम् अवगंतव्यम। ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं वाक्य के द्वारा जो भी कुछ विधान किया जाता है, कोई एक माने कोई बात कही जाती है तो विधीयते अर्थात उद्देश्य विषय माने उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य माने जो भी कोई कार्य विधान किया जा रहा है उसके विषय में, तो जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रत्येकम उद्देश्य विषय माने प्रत्येक उद्देश्य माने उसके प्रत्येक कार्य के प्रति के साथ में पृथक पृथक एवं प्रोच्यमानम अवगंतव्य माने सबके साथ में उसका अलग अलग संबंध लगा करके देख लेना चाहिए उसका बार बार। ठीक है, क्या है, प्रत्येकम उद्देश्य विषय माने प्रत्येक उद्देश्य विषय में पृथक पृथक एवं प्रोच्यमानम अवगंतव्यम माने प्रत्येक अवयव के साथ में उसको उच्चारण कर करके जानना चाहिए, समझना चाहिए, माने एक शब्द की आवृत्ति करके आवृत्ति है समझना चाहिए। अभी जैसे बताते हैं अर्थात वाक्यस्था विधेया विधेय भूता क्रिया उद्देश्य भूतैः प्रत्यवयैः संबंधम अन्वेति। कहते हैं अर्थात वाक्य में स्थित वाक्यस्थ विधेय भूता क्रिया, वाक्य के अंदर जो कार्य को कहने वाली जो क्रिया है यानी कुछ कार्य का विधान करने वाली जो विधेय भूता क्रिया उद्देश्य भूता ही माने जो कार्य करना है उन जो कार्य करने उनके साथ में माने उद्देश्य भूता ही प्रत्यवयी माने जिस शब्द को जो कार्य कहा जा रहा है कुछ भी कहा जा रहा है वो सब के साथ में संबंधम अन्वेति संबंध को प्राप्त करती है, संबंध का माने संबंध लगता है। एवं करणेन ही वाक्यम पूर्णम भवति, इस प्रकार से जो वाक्य की परिसमाप्ति होती है और पूर्णता होती है, वाक्य पूरी तरह से समझ में आता है। कैसे, कहते हैं जैसे एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्रा भोज्यन्ताम् इत्यत्र भोजन क्रियायाः संबंधः प्रत्येकं देवदत्तादिभिः सह पृथक पृथक एवास्ति न तु तत्समुदायेन। कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्रा तीन लोग हैं, देवदत्त हो गया, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र।
के द्वारा माने ये है विष्णु मित्र भोजनता, माने इनको भोजन खिलाया जाए। देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णु मित्र को भोजन खिलाया जाए, ये वाक्य है पूरा। यहां पर क्रिया क्या है? ये भोजनता। और उद्देश्य क्या है? कार्य क्या करना है इसके द्वारा? इनको खिलाना है जी। तो कहते हैं इत भोजन क्रियाया, माने भोजन क्रिया का अर्थ भोजन खिलाना रूपी क्रिया का संबंध प्रत्येकम देवदत्तादि भी सह पृथक पृथक एवं अस्ति। माने भोजनताम, देवदत्त को खिलाओ, यज्ञदत्त को खिलाओ, विष्णु मित्र को खिलाओ। तो खिलाने की क्रिया, यज्ञदत्त को खिलाने की क्रिया के साथ में भोजनताम लगेगा, खिलाना क्रिया यज्ञदत्त के, देवदत्त के साथ, यज्ञदत्त के साथ, विष्णु मित्र के साथ अलग अलग लगेगी। ऐसा तो नहीं कि देवदत्त खा रहा है तो यज्ञदत्त में विष्णु मित्र भी खा रहे हैं, या देवदत्त को खिलाया जा रहा है तो दूसरे भी खाना क्रिया कर रहे, नहीं, उनको भी खिलाना अलग से पड़ेगा, तभी तो इसका अन्वय लगेगा। माने तो संबंध प्रत्येकम देवदत्तादि भी सह पृथक पृथक एवं अस्ति, न तो तत्समुदाय, न तो इस समुदाय के साथ में भुज क्रिया है, इन तीनों की अलग अलग है, तीनों की अलग है। तो भोजन और खिलाना क्रिया, इसके लिए इसके साथ संबंध लगेगा, इसके साथ संबंध लगेगा, इसके साथ, तब ये वाक्य पूरा अर्थवान होगा। ठीक है, ये नहीं कि भोजन क्रिया का संबंध केवल पूरे समुदाय के साथ में है, तो तीनों के मुख में जो एक कौर दिया जा रहा है वो तीनों के मुख में जाएगा साथ में, ऐसा नहीं है। या कोई खाने की चीज दी जा रही है तो तीनों के मुख में एक ही चीज जाएगी, है, एक चम्मच खिलाया जा रहा है तो तीनों के मुख में जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एक चम्मच खिलाने रूपी क्रिया इसके मुंह में अलग जाएगी, इसके मुंह में, इसके मुंह में, अलग अलग संबंध लगेगा। ठीक है, यथा चोपर्युक्ते वाक्ये प्रत्येकम इति अनुच्यमानेपि प्रत्येकम इति गम्यते। कहते हैं इस वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में प्रत्येकम इति अनुच्यमाने, इसमें प्रत्येक को तो नहीं कहा कि भोजन मान खिलाना क्रिया प्रत्येक की कराई जाए, समुदाय में कह दी। तो प्रत्येकम इति अनुच्यमाने भी, प्रत्येक शब्द का प्रयोग ना करते हुए भी क्या है, कहते हैं प्रत्येकम इति गम्यते, प्रत्येक को खिलाना है। यहाँ पर यज्ञदत्त को भी खिलाना है, देवदत्त को भी खिलाना है, विष्णु मित्र को भी खिलाना। तथा तथेहापि यद्यपि, उसी प्रकार से यहां भी यद्यपि आ ऐ औ इत्येतेषां वृद्धि संज्ञा विधाने प्रत्येकमिति नोच्यते तथापि गम्यते प्रत्येकमिति कृत्वा न कश्चित दोषो भवति। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी वृद्धिरादैच में आ ऐ औ इनकी वृद्धि संज्ञा के विधान में प्रत्येकम न उच्यते, प्रत्येकम शब्द का तो प्रयोग नहीं किया कि प्रत्येक माने आ वृद्धि संज्ञक होता है, आई वृद्धि संज्ञक होता है, औ वृद्धि संज्ञक होता है, प्रत्येक की अलग अलग वृद्धि संज्ञा, ऐसा तो नहीं कहा। परंतु गम्यते कि प्रत्येकम इति कृत्वा, माने प्रत्येक की आ वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञक, आई वृद्धि संज्ञक, औ वृद्धि संज्ञक, ऐसा फिर न कश्चित दोषवत, फिर कोई दोष नहीं है। फिर तो कारक में जो आए वो आ वृद्धि संज्ञक है, ऐतिकायन में आई वृद्धि संज्ञक है, औपगव में औ वृद्धि संज्ञक। एवं गुणादयोपि संज्ञाः संज्ञिनाम प्रत्यवयवम प्रवर्तन्ते, इसी प्रकार से गुणादि जो संज्ञाएं, अधिक गुणा आदि, वो भी संज्ञाएं प्रत्येक संज्ञी माने संज्ञियों के जो भी वहां पर अ ए ओ का है, प्रत्येक के साथ में संबंध लगता है। अगुण संज्ञको भवति, ए गुण संज्ञको भवति, ओ गुण संज्ञको भवति, इस प्रकार। चलिएगा, और कहते हैं ये ज्ञापक सिद्ध भी है एक प्रकार से। कैसे? एवं भूतो व्यवहार आचार्येणापि व्यवहृतः अनलुत्तमो वा इति। भाई इसी बात को ध्यान में रख करके आचार्य महर्षि पाणिनि ने भी अपने शास्त्र के अंदर सूत्रों में व्यवहार भी किया है।
प्रत्येकम अभिसंबध्यते प्रत्यवयवम वाक्य परिसमाप्ति। जैसे ये का अणलुत्तमो वा, अणलुत्तमो वा, यहां पर क्या था, ये अणल और ये उत्तम, ये पढ़ा है। यहां पर क्या है, ये अणलुत्तमो वा, उत्तम पुरुष का जो अणल होता है वो क्या है, विकल्प से ऋणत्वत करा है, विकल्प से क्या किया है जी, ऋणत्वत किया था। अब ये बताइएगा उत्तम पुरुष तो वास्तव में किसकी संज्ञा है, तीन प्रत्ययों की घट्टी है। उत्तम पुरुष माने क्या है, मिप वस मस इनकी है। तो उसके स्थान में जो आदेश होते हैं अणल, वा और मां, उन तीनों का उत्तम पुरुष है। परंतु महर्षि पांडे जी यहाँ पर अणल को ले रहे हैं, केवल दो को छोड़ दिया, वा और मां को। इसका मतलब ये अकेला भी उत्तम संज्ञक है, वह उत्तम संज्ञक है, मां उत्तम संज्ञक है। ये हो गया। उत्तम पुरुष इति संज्ञा अणलादेह प्रत्येकम प्रवर्तितात्र, वो प्रवर्तना या प्रवृत्त हो गई है। तो ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो समझ में आ गया, और कुछ नहीं इसमें विशेष शंका आपको समझ में आ गई है कि कोई शंका ऐसी कर दे कि भाई यहाँ तो तीनों शब्दों तीनों वर्णों की इकट्ठी कही है, तो जब भी हम वृद्धि कहेंगे तो तीनों वर्ण इकट्ठे होने चाहिए, नहीं, तीनों की नहीं, अलग अलग प्रत्येक की यहाँ पर वृद्धि संज्ञा आ, माने आ इत्येतस्य वृद्धि संज्ञा, अ इत्येतस्य वृद्धि संज्ञा, औ इत्येतस्य वृद्धि संज्ञा भवति, ये संबंध लगे। चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं ये परिभाषा आपने बना दी तो भाई दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी एक प्रकार से एलोपैथिक दवाई है, अंग्रेजी दवाई है, एक गोली देते हैं, दूसरी समस्या खड़ी कर देते हैं, फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो वो परिभाषा बनाई, तो कह रहे हैं वो परिभाषा होगी तो ये दोष फिर उत्पन्न हो जाएगा जी, तो उसको भी दवाई दे रहे हैं। कहते हैं परम सत्याम यस्याम पूर्वोक्तायाम परिभाषायाम सर्वत्रैव प्रत्येकम अवयवे वाक्य परिसमाप्ति स्यात् ततश्च स्थलोऽनन्तराः इति संयोग संज्ञा समास संज्ञा अभ्यस्त संज्ञा चापि प्रत्येकमेवावयवे प्रवृत्ता स्युः। भाई आपने कह दिया ऊपर वाली परिभाषा परम सत्याम ह्यस्याम पूर्वोक्तायाम परिभाषा, पहले वाली जो परिभाषा प्रत्यवयवम वाक्य पर समाप्ति, इसके होने पर सर्वत्र सब जगह ही क्या है, प्रत्येकम की अवयव में वाक्य की परिसमाप्ति होगी, तो उससे क्या होगा जी, उससे भाई कुछ महर्षि पाणिनि के सूत्र हैं, जैसे हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा इससे कही है, समास संज्ञा समाज में कई पदों का इकट्ठा जो समूह था उसकी समाज संज्ञा कही है। अभ्यस्त संज्ञा माने उभय अभ्यस्तम या बद्धत्व करते हैं, वहां कही है, ठीक है। क्या प्रत्येकम अवयवे माने अब ये जो संयोग संज्ञा समास संज्ञा अभ्यस्त संज्ञा ये जिनकी कही है वो प्रत्येक उसके जो अवयव है उनमें घटित होने लगेगी। भाई हलोनंतरा संयोग से क्या है, व्यवधान रहित जो हल उन पूरे समुदाय की संयोग संज्ञा होती है, न कि प्रत्येक की। और पूर्व वाली परिभाषा से तो ये होगी संयोग संज्ञा के व्यवधान रहित जो व्यंजन है उन प्रत्येक की एक एक करके व्यंजन से वो संयोग संज्ञा प्राप्त होगी, तो दोष हो जाएगा। ऐसे ही समास संज्ञा, समास संज्ञा माने हमने तीन शब्दों का समास किया, तो पूरे अब उसमें पूर्व वाली परिभाषा से क्या होगी, तीन शब्दों का जो समास करेंगे तो उसमें एक एक शब्द जो तीन शब्द है उनकी प्रत्येक की समास संज्ञा प्राप्त होने लगेगी, समास का कार्य उसमें भी प्राप्त होने लगेगा, दोष है। ऐसे ही अभ्यस्त संज्ञा हम दुत्व करेंगे, अभ्यस्त संज्ञा तो किसकी कही है, वे अभ्यस्तम दोनों की कही है, परंतु वो दोनों की अलग अलग भी प्राप्त होने लगेगी, इसकी भी संज्ञा हो जाएगी अभ्यस्त, उसकी भी, तो भी का अनिष्ट होने लगेगा। तो कहते हैं प्रत्येकम एव अवयवे प्रवृत्ता स्यु तथा च सती, और वैसा होने पर निर्यायात निर्वायात इत्यादौ या वा इत्येतयोर धातोरपि संयोगादित्वात् वान्यस्य संयोगादेः
इत्यनिष्टम अनिष्ट आई का एकारादेश स्यात्। अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ एक उदाहरण ले लिया संयोग संज्ञा को, निर्यायात, ये निर और ये यायात, ठीक है जी। अब यहां पर र और य हलोनंतरा संयोग से व्यवधान रहित र और य की पूरे समुदाय की मैं सिद्धांतता क्या है, र य दोनों की संयोग संज्ञाएं एक साथ, परंतु उस परिभाषा से तो क्या हो जाएगी, अवयव बने, ये भी संयोग संज्ञक हो जाएगा, ये भी संज्ञक संयोग हो जाएगा। तो संयोग संज्ञा को मान करके कोई कार्य यहां पर प्राप्त होगा तो वो भी होने लगेगा, इसको भी होने लगेगा है? तो कहते हैं यदि प्रति इसमें हो जाएगी तो तथा निर्यायात निर्वायात इत्यादि में या वा धातु का है, ये ठीक है, आशीलिंग का है। इन धातुओं को भी संयोगादित्वात्, अब ये धातु क्या है, इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ठीक है ये व्यवधान रहित हो गया तो इसे अकेले की भी संयोग संज्ञा हो गई, तो ये संयोगादि धातु मिल गई, संयोगादि धातु मिल गई ऐसा, तो वान्य से संयोगादि, इससे क्या हो जाएगा, इति एकार आदेश प्राप्त होने लगेगा। इसको क्या प्राप्त होने लगा, एकार आदेश विकल्प से। एक रूप ये बनेगा निर्यायात और दूसरा क्या बनेगा, निर्येयात, निर्येयात है, क्योंकि इसको संयोग मान लिया। सिद्धांत वास्तव में क्या है, सिद्धांत तो ये है कि रा और या दोनों की मिलकर के संयोग संज्ञाएं हैं, अवयव की नहीं, ये ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी सिखाया आपको, पढ़ाया है। तो कहते हैं अनिष्ट एकारादेश एकारादेश प्राप्त होगा, उसको वो इष्ट नहीं है, तो कहते हैं तद एवं प्रकारकान दोषान निवारयितुम न्याय सिद्धाम परिभाषामाह, तब इस प्रकार के दोषों को हटाने के लिए इस न्याय सिद्ध परिभाषा को कहते हैं ठीक है। समुदाय वाक्य परिसमाप्ति ही, भाई समुदाय में भी वाक्य की परिसमाप्ति होती है, ये हर जगह, ये नहीं कि हर जगह प्रत्येक उद्देश्य भूत अवयव के साथ में ही विधेय भूता जो क्रिया है उसका संबंध लगे, नहीं, समुदाय के साथ में भी होती है। ये अब देखना पड़ेगा कहां पर समुदाय के साथ होती है, कहां पर अवयव के साथ होती है। तो समुदाय वाक्य परिसमाप्ति ही, तो यहां पर भी वाक्य का अर्थ है वाक्यार्थ से परिसमाप्ति। क्वचिद ही एवं अपि भवति यत् समुदायेनैव वाक्यार्थ संबंध भावम् उपयाति, कहीं पर इस प्रकार से भी होता है कि समुदाय के साथ भी वाक्य के अर्थ का, मान पूरे वाक्य के अर्थ का संबंध भावम उपयाति, माने संबंधता को प्राप्त होता है वाक्यार्थ, समुदाय के साथ, प्रत्येक के साथ में नहीं होता। लोक में हमें ऐसा उदाहरण भी मिलता है, अभी दिखा देंगे वो भी। अर्थात वाक्यस्था क्रिया समुदाय नैव संबध्नाति न तो वाक्य घटक प्रत्यय भावेन वाक्यगतैः पदैः सह क्रियायाः पृथक्शः संबंधो न भवति इति यावत्। कहते हैं अर्थात वाक्य में स्थित जो क्रिया है वो समुदाय के साथ में संबंध करती है, न कि वाक्य के अंदर घटक जो प्रत्यय पद हैं, शब्द हैं, उनके साथ में, प्रत्येक के साथ में नहीं होती। वाक्यगत ही पद ही सा क्रियाया, वाक्य के अंदर प्राप्त जो पद हैं उनके साथ क्रिया का पृथकशः संबंध नहीं होता है। यथा राज्य गर्गाः शतम दंडन्ताम्, कहते हैं जिस प्रकार से राज्य गर्गा शतम दंडन्ताम इत्युक्ते गर्गाणाम यत् समुदाय भूतम कुलम भवति तस्मादेव दंड रूपेण शतम गृह्यते न तो प्रत्येकम। कहते हैं जिस प्रकार से लोक में ये वाक्य का ऐसा कोई कहता है, राजा के द्वारा गर्ग लोगों पर 100 रुपए का दंड लगाया जाए भाई कुछ ऐसा गलत काम कर दिया उन्होंने, गर्ग गोत्र वालों ने, तो राजा ने नियम लगा दिया भाई इन पर 100 रुपए का दंड लगाया जाए गर्ग लोगों पर। पाणनी के समय के ये गर्ग वैसे तो राज्य गर्गा शतम दंडनताम, राजा के द्वारा गर्गों पर 100 रुपए दंड लगाया जाए। तो कहते हैं
इति उक्ते, ऐसा कहने पर गर्गाणाम यत् समुदाय भूतम कुलम भवति, जो गर्गों का पूरा जो समुदाय कुल होता है उस पर लगाया जाता है कुलम भवति, तस्मात् देव दंड रूपेण शतम गृह्यते, माने पूरे उस गर्ग समुदाय पर से 100 रुपए लिए जाते हैं दंड रूप में। न तो प्रत्येकम, न कि भाई प्रत्येक गर्ग का व्यक्ति 100 रुपए देगा, ऐसा नहीं है। तथेहापि समुदाय भूतानाम हलामेव संयोग संज्ञा भवति, न तो प्रत्येकम अवयवस्य। उसी प्रकार से यहां पर भी समुदाय भूत जो हल हैं व्यवधान रहित, उनकी ही संयोग संज्ञा होती है, अलग अलग नहीं होती। न तो प्रत्येकम अवयवस्य, प्रत्येक अवयव की अलग अलग नहीं होती है। कि प्रत्येकम शब्द क्या है, ये अव्यय, इसलिए ऐसा ही दिखेगा, इसका संबंध है प्रत्येक से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अर्थ तो षष्ठी का ही आ रहा है, प्रत्येक अवयव का, परंतु ये अव्ययी भाव समास हुआ है। अव्ययी भाव समास में क्या हो जाता है, अम हो जाता है। ये तो आपको हमने पढ़ाया ही था, ध्यान रखेंगे। तो अतच समास संज्ञा अभ्यस्त संज्ञा चापी समुदाय भूतस्यैव भवति, न तो अवयवस्थिति। और इस प्रकार से जो समास संज्ञा है, ध्यान रखेंगे क्या है, समास संज्ञा अभ्यस्त संज्ञा, और जो अभ्यस्त संज्ञा है वो समुदाय की होती है, न कि समास के अंदर जो प्रत्येक शब्द पढ़े उनकी हो जाएगी, नहीं। ऐसे अभ्यस्त संज्ञा दोनों की अलग अलग नहीं होगी, एक साथ ही होगी। ठीक है, सरल परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोली दी ऊपर, उससे थोड़ा दूसरी समस्या खड़ी हुई तो दूसरी गोली दे दी है। ठीक है, अब ये दो गोली आपस में एक दूसरे की समस्या को खत्म करती रहेंगी। इसके द्वारा समस्या आए तो ऊपर वाली गोली ठीक कर देगी, ऊपर वाली गोली समस्या आई तो ये वाली गोली समस्या को ठीक कर देगी। ठीक है, दोनों अब देखनी है। अब ये प्रयोगता के ऊपर है, कौन सी गोली, कौन सी टैबलेट कहां प्रयोग करनी है। क्या करना है, इष्ट सिद्धि करनी है। यदि इस परिभाषा के प्रयोग से अनिष्ट सिद्ध हो रहा है तो इसको नहीं लगाएंगे, उसको लगाएंगे। उससे अनिष्ट हो रहा है तो इसको लगाएंगे, उसको नहीं लगाएंगे। बस यही तो इष्ट की सिद्धि के लिए परिभाषा बनाई जा रही है। पूरा शास्त्री बनाया व्याकरण शास्त्र इष्ट की सिद्धि के लिए। चलिएगा, चलिए तो आज दो ही परिभाषा रखते हैं। ठीक है, अगली अगली परिभाषाएं, ये दो परिभाषाएं वो एक साथ संबंध रखती हैं, तो दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब मानिएगा आपकी सभी परिभाषाएं, जो बड़ी बड़ी परिभाषाएं सभी समाप्त हो गई। अब तेजी से पाठ चल पड़ेगा, तेजी से, अब तो समाप्त होने वाला है ये। अब पृष्ठ संख्या की दृष्टि से देखें तो 30 पृष्ठ के करीब हमारे अवशिष्ट है, और बहुत मेहनत लगी है इसमें पढ़ाने में। मुझे भी, आपको भी परिश्रम करना पड़ रहा है, परंतु आपसे भी अधिक परिश्रम मुझे करना पड़ रहा है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं था, ये आप देखेंगे कहीं पर भी कोई नहीं पढ़ाता इस ग्रंथ को, पारिभाषिक को, परंतु व्याकरण के विषय में ये बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, चलिएगा, तो काशिका के लिए तैयार रहे। काशिका की कक्षा आरंभ हो रही है, और अपने मित्रों को भी सूचना दें। काशिका की कक्षा को इस भारत देश में लाखों लोग पढ़ना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे, और ऑनलाइन तो और अधिक संख्या में पढ़ना चाहते हैं। काशी के अंदर और जो जहां जहां संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, वहां के जो प्रौढ़ अध्यापक हैं और विद्यार्थी हैं, वो सभी पढ़ना चाहते हैं। बस उन तक सूचना पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं तो वहां पर जा नहीं सकता है, मैं तो जाता ही नहीं कहीं। ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस भी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहां पर उन लोगों को, या जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं उन लोगों को सूचना दीजिएगा कि काशिका की कक्षा आरंभ होने वाली है, इसको ना चूकें। ठीक है, आप व्याकरण में मास्टर बन जाएंगे, एक विशेषज्ञ बन जाएंगे, जो व्याकरण के अंदर जो शंकाएं उठती हैं उनका समाधान करना सीख जाएंगे, यदि आप काशिका आपने पढ़ ली तो। ठीक, तो काशिका हमारी आरंभ होगी, और ये पुस्तक मैंने आपको बताई थी। अब
एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। वैसे हमने काशिका की एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो ये पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, ये 3 वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। तो काशिका कई पब्लिकेशंस की है और कई व्याख्याकारों की है हिंदी की। तो ये 3 वॉल्यूम वाली हमारे पास में है अभी, ठीक है। एक 2 वॉल्यूम में भी आती है, वो भी हम मंगा लेंगे, वो भी आपको बता देंगे। और एक आती है 10 वॉल्यूम में, 10 वॉल्यूम में, तो वो बहुत विस्तार में है, उसमें हिंदी है, न्याष्ठी का सब कुछ है। तो उसकी वीडियो हमने पहले बना दी है, ठीक है। तो उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। परंतु अब ये सूचना अभी मुख्य रूप से नहीं दे रहा हूं, पुस्तकों की जानकारी में आगे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन कौन सी पुस्तकें खरीद लें। ये सेट है मेरे पास में। एक दूसरा और व्याख्याकार है, उनका भी मैंने मंगाया हुआ है, ठीक है। और एक 10 भाग वाली काशिका प्रसिद्ध है ही, ठीक है। चलिएगा, तो काशिका की सूचना आप निरंतर आगे अपने मित्रों को दे, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। सर्वेभ्यो नमः।